आज का टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स वर्ण विचार्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है। वर्ण माय डियर फ्रेंड्स वह छोटे से भी छोटी जो है ना ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण के दो भेद होते हैं, एक हमारा स्वर होता है और एक हमारा व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन हम लोग पहले सीखते हैं, स्टार्टिंग से एलकेजी से यूकेजी से फर्स्ट क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं स्वर और व्यंजन। लेकिन एग्जाम के व्यू से जो है ना इसमें भी काफ़ी पार्ट्स बन जाते हैं जो कि हम लोग देखेंगे आज। जैसे स्वर देखा हमने, व्यंजन देखा, लेकिन इसी स्वर के अंदर हमारे कितने स्वर आते हैं, कितने व्यंजन आते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उत्सम व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उत्तक्षिक व्यंजन कौन से होते हैं, और अयोगवाह या फिर आगत वर्ण कौन से होते हैं, नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये काफ़ी पॉइंट बन जाते हैं इसी स्वर व्यंजन के अंदर। इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम व्यू से जो है ना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हमने बनाया हुआ है और इस इंपॉर्टेंट नोट्स को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण के जो भेद की बात करते हैं तो वर्ण के दो भेद होते हैं माय डियर, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वर की। तो स्वर क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वर के अंदर वर्ण की बात कर रहे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है निर्बाध गति से या फिर ये कह सकते हैं कि बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और यहाँ पर अगर संख्या की बात करें तो स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। पहले पॉइंट तो यही है। आप 11 स्वर कौन कौन से होते हैं हमें पता है। ए से लेकर के जो हम लोग बोलते हैं ए, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये जो सारे क्या होते हैं स्वर होती हैं, इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। अगर हम लोग बात करें वेद की तो यहाँ पर स्वरों के भी वेद हो जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन सा होता है और दीर्घ स्वर कौन सा होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये बता देते हैं कि ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर जो हैं दोनों एक ही हैं, यानी एक ही बात है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमने ह्रस्व स्वर पढ़ रखा है और मूल स्वर इसके अंदर नहीं पढ़ रखा तो हम लोग यहाँ पर भी कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो ह्रस्व और मूल स्वर जो हैं दोनों ही एक ही होते हैं। तो ह्रस्व या फिर मूल स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या फिर एक मात्रा लगती है उसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या की अगर बात करें तो ह्रस्व स्वर की संख्या माय डियर यहाँ पर 4 होती है, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर येलो लाइन के अंदर देख रहे हैं 4। और वो है हमारा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो हैं ह्रस्व स्वर हैं और इनकी संख्या 4 होती है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर। ह्रस्व और मूल स्वर जो है उसके बाद में बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम लोग संधि स्वर भी कहते हैं। कई बार यहाँ पर संधि स्वर भी आ जाता है और कई बार यहाँ पर दीर्घ स्वर भी आ जाता है। तो दीर्घ और संधि जो है दोनों एक ही बात है। तो ये दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है या फिर ये कह सकते हैं कि दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर या फिर संधि स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों को हिंदी स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट ये है। चलिए, ये तो हुआ हमारा स्वर का, जिसके अंदर हमने बात की है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं ये हमने याद रखना है। कई बार कंफ्यूज क्रिएट कर देता है एग्जामिनर और इन्हीं में से प्रश्न बना करके रख देता है और हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ह्रस्व कौन सा होता है और दीर्घ कौन सा होता है, या फिर ह्रस्व के स्थान पर मूल कौन सा होता है, या फिर ये रख देता है कि संधि कौन सा होता है।
तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम यहाँ पर व्यंजन को। जो व्यंजन है, व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बांधित होकर या फिर रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है कुछ बांधित होकर या फिर कुछ रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या जो होती है यहाँ पर वो 39 होती है। देखिए डिफरेंट क्या है, हमने पहले बात की थी स्वर की। स्वर के अंदर क्या बोला गया था? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से या फिर बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में क्या कहा गया है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बांधित होकर या फिर रुकावट के साथ मुख से निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर में तो कोई रुकावट होती नहीं है और व्यंजन में कुछ रुकावट होती है, यानी उसमें क्या होता है कि मुख से जब हवा निकलती है तो कुछ रुकावट होती है, और स्वर में इस प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। वायु जो है निर्बाध गति से या फिर बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है। ठीक है। अब स्वर की संख्या हमने बताई 11 होती है और उसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन की संख्या जो है वो 39 होती है। अब इसी प्रकार से जो 39 हमारे व्यंजन हैं, इन व्यंजनों के भी पार्ट्स कर दिए गए हैं। अब पार्ट्स में देखिए, जो 39 व्यंजन है इसके पार्ट्स कर दिए गए। सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है हमारा सप्रस व्यंजन। सप्रस व्यंजन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं वर्गीय या फिर कह सकते हैं सपष्ट व्यंजन। तो ये सप्रस या फिर वर्गीय या फिर सपष्ट व्यंजन कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो व्यंजन कंठ में बोले जाते हैं, तालु में बोले जाते हैं, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण अवयव से सप्रस होकर के उच्चारित होते हैं, उनको हम लोग सप्रस व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? वो 25 होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है कै से लेकर के मैं तक, यानी कै वर्ग से लेकर के लास्ट में जो है पै वर्ग तक जो है हमारे ये 25 व्यंजन हो जाते हैं। जैसे ये जो व्यंजन है हम यहाँ पर बात करते हैं, कै वर्ग इसके अंदर शामिल होता है, चै वर्ग इसके अंदर शामिल होता है और टै वर्ग भी इसके अंदर शामिल होता है, तै भी इसके अंदर शामिल होता है और पै भी इसके अंदर शामिल होता है। तो कै से लेकर के पै वर्ग तक जितने भी व्यंजन हैं हमारे, ये सारे के सारे सप्रस व्यंजन होते हैं और इसकी संख्या 25 होती है। व्यंजन की बात हमने की है और ये व्यंजन जो होते हैं सप्रस व्यंजन मतलब होते हैं, सप्रस व्यंजन कहते हैं इनको। और इन्हीं व्यंजनों को हम लोग दूसरा नाम जो दिया है वो क्या दिया है? वर्गीय या फिर सपष्ट व्यंजन। तो कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग तक सारे के सारे जो भी हैं वो सप्रस व्यंजन हैं। और ये व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण अवयवों से सप्रस होकर के निकलते हैं और ये संख्या में 25 होते हैं। उसके बाद में आता है हमारा दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो व्यंजन जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं किंतु कहीं भी पूर्ण सप्रस नहीं हो पाता, उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये यानी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सप्रस व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये जो है ना, जो हमारे सप्रस व्यंजन हैं कै से लेकर के कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग तक, ये जो सप्रस व्यंजन होते हैं उनके बीच और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनके बीच जो है स्थित होते हैं, इसलिए जो है इन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारा य, रै, ल, व। संख्या में 4 हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, आपको यहाँ पर इस बात को आप लोग समझ जाएंगे। ये जो हमारे वर्णमाला जो है, व्यंजन जो है कै वर्ग से लेकर के पै वर्ग जो है ये हमारा सप्रस व्यंजन है। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करें ग्रीन लाइन के अंदर, य, रै, ल, व, जो कि पै वर्ग के बाद में आता है, वर्ण जो है 4 हैं और इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन के बाद में ऊष्म व्यंजन या फिर इसको हम लोग संग्रसी व्यंजन भी कह सकते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है और ऊष्म
यानी कि गर्म वायु जो है मुख से निकलती है उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या जो है 4 है और स है, यानी कि चारों के चारों जो स हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, तीनों के तीनों जो स हैं वो शामिल हो जाते हैं, और साथ में जो है ना है भी इसके अंदर शामिल होता है उष्म व्यंजन के अंदर। देखिए प्रैक्टिकल्स में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो है हमारा उष्म व्यंजन होता है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को। ये देखिए स, ये तीनों जो हैं स जो है हमारे ये शामिल हो जाते हैं, और साथ में जो है ये भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। वर्ण जो है यहाँ पर 4 हैं, और इसको हम लोग उष्म या फिर संग्रसी व्यंजन कहते हैं। उष्म या फिर संग्रसी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन माय डिफरेंट डेफिनेशंस की बात करें, परिचय की बात करें, तो जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हों उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये भी जो है संख्या में 4 होते हैं। जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय, ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल जो है डिस्कस किया है, तो ये जो है अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रय जो हैं ये हमारे 4 हैं, और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पर उत्तक्षिप्त व्यंजन। उत्तक्षिप्त व्यंजन, उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग तालु को झटके से स्पर्श करके हट जाता है उसे हम लोग उत्तक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 4 नहीं 2 होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग ड और ढ। ढ और ढ, तो इनकी संख्या 2 होती है उत्तक्षिप्त व्यंजनों की। अब ये जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है हम दिखा देते हैं। ये जो है हमारे होते हैं उत्तक्षिप्त व्यंजन, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर अयोगवाह। जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है और न ही व्यंजनों से योग है, फिर भी वे ध्वनि वहन करती हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और ये जो है संख्या में 2 हैं। एक होता है हमारा अंग, एक होता है अणक खाली। ठीक है, आगत और गर्हित वर्ण, जो वर्ण हिंदी या संस्कृत भाषा के न होकर, हिंदी या संस्कृत भाषा के न होकर अन्य किसी भाषा से ग्रहण किए गए हैं उसे हम लोग आगत या गर्हित वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। ये आगत का मतलब जो है ना कहीं से आए हुए हैं या फिर कहीं से ग्रहण किए हुए हैं, वो होते हैं आगत। तो इसके अंदर आता है हमारा आ के ऊपर चंद्र बिंदु और जय और फ, ये होते हैं हमारे आगत या फिर गर्हित वर्ण। आ और गर्हित वर्ण जो है, आ और जय और फ जो है, ये हमारे आगत या फिर गर्हित व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या जो है 3 है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आ अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और आ क्या है? ये आ के ऊपर जो बिंदु है ये क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु है। कहाँ से लिया गया है? ये आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है आ। इसी प्रकार से जय और फ कहाँ से लिया गया है? ये अरबी फारसी है। जय और फ जो है अरबी फारसी है, और आ जो है अंग्रेजी है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो यहाँ पर हमें ये याद होना चाहिए, आ अंग्रेजी से लिया गया है और जय और फ जो है ये अरबी और फारसी से लिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। कॉफ़ी है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। हॉकी है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। मॉडल है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। बाल है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। कॉलेज है, ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। चॉकलेट है, ये भी, और ऑफिस जो है ये भी इंग्लिश का शब्द होता है। इसी प्रकार से जय और फ, जय और फ का प्रयोग जो है अधिकतर अरबी फारसी शब्दों में होता है। जय और फ का प्रयोग जो है अधिकतर अरबी और फारसी शब्दों में होता है। देखिए, कागज, कागज,
जिला, सजा, जमीन, जमाना, जालिम, जिंदगी। राज, फिक्र, फजीहत, फौरन, फरमान, फन, नफासत, फौलाद। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? हमारे अरबी फारसी हैं। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स के अंदर जब ये पर्सन आते हैं तो हम लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब उसके बाद में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर आगत और ग्रहित वर्ण, और इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नासिक। नासिका से बोले जाने वाले व्यंजनों को नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिका से बोले जाने वाले व्यंजनों को नासिक व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। नासिका में माय डियर फ्रेंड्स यही हैं ड, अय्या, न और मैं। नासिका के अंदर जो आते हैं वो हर एक वर्ग का लास्ट का अक्षर है ये, या बिल्कुल अंत वाला लास्ट वाला जो अक्षर होता है, आखिरी वाला जो अक्षर है, ये जो है नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कै, ख, ग, ड, तो ये ड जो है हमारा नासिक में आता है। फिर च वर्ग के अंदर बोलते हैं च, छ, ज, अय्य, तो ये भी जो है हमारा लास्ट का अक्षर है च वर्ग का। इसी प्रकार से ट वर्ग का लास्ट और त वर्ग का लास्ट और प वर्ग का लास्ट अक्षर जो होता है वो हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। तो ये जो है हमारी वर्णमाला। तो वर्णमाला को हमने पहले से ही देख लिया है। ये जो है वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। और ये वर्णमाला यहाँ पर है जिसके अंदर हमने देखा स्वर देखा, जिसके अंदर ये 11 स्वर हैं। ठीक है, व्यंजन देखा। व्यंजन देखिए यहाँ पर 25 जो हैं वो हमारे सप्रस व्यंजन हैं, 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं, और 4 जो है उत्सम या फिर संघर्षी व्यंजन हैं, और 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं, और 2 उत्तक्षिप या फिर द्विगुण व्यंजन हैं, और 3 क्या बोलते हैं 2 जो हैं अयोगवाहा, और 3 जो हैं आगत या फिर ग्रहित व्यंजन हैं। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा। और ये जो है पूरे हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होती हैं। इनकी संख्या जो है 52 होती है। अनुस्वार। अनुस्वार माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकले, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकले उसे कहते हैं हम लोग अनुस्वार। अनुस्वार जिसमें सिर्फ नाक से निकलती है, और उसका चिन्ह बिंदु जो होता है ये होता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कंगन, बंदर, अंत, पंच, दंत, चंदर, ये जो होते हैं अनुस्वार होते हैं। अनुनासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकले उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक। और इनका चिन्ह जो होता है हमारा चंद्र बिंदु होता है। जिस प्रकार से अनुस्वार के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिंदु होता है, उसी प्रकार से अनुनासिक के अंदर यहाँ पर चंद्र बिंदु होता है। और चंद्र बिंदु जिनको लगा होता है वो सारे के सारे हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं। जैसे आंत, दांत, पाँच, अंधेरा, चांद, आंगन, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे अनुनासिक। निर्नुनासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले, वायु केवल मुख से निकले उसे कहते हैं निर्नुनासिक। जैसे कम, दाम, काम, मकान, महल, यानी सिर्फ और सिर्फ मुख से निकले, यानी नाक से नहीं निकले, इसलिए इसको बोल रहे हैं निर्नुनासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकले उसे कहते हैं निर्नुनासिक। अब बात करते हैं यहाँ पर श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। श्वास की जो मात्रा है कितनी निकलती है, कम निकलती है, ज़्यादा निकलती है, तो उसके आधार पर श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण, उसको बोलते हैं अल्प प्राण। यानी हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहाँ देखिए पहला, तीसरा, पांचवा की बात की है ना, तो इसके अंदर कौन सा आता है? अल्प प्राण के अंदर पहला, 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 एक तो ये हुआ।
पहला वर्ग होगा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा यानी ये वाला, और उसके बाद में पांचवा ये वाला, ये जो है आ जाते हैं हमारे अल्प प्राण के अंदर। अल्प प्राण के अंदर माय डियर फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या बताई, इसका परिचय क्या बताया। अल्प प्राण का मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो ध्वनि होती है या फिर वायु होती है वो कम निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। पहचान क्या होता है, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं। और इसके साथ में जो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन जिसमें आता है य, र, ल, व, ये भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, यानी अल्प प्राण के अंदर ही आते हैं। और सभी स्वर जो हैं हमारे, सभी स्वर यानी कि 11 स्वर आते हैं और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये आएंगे और सभी के सभी स्वर आ जाएंगे। और अल्प प्राण के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा। पहचान करने वाली बात माय डियर फ्रेंड्स क्या है, अल्प प्राण के अंदर सारे के सारे स्वर आ जाएंगे ये वाले, और उसके बाद में जो मैंने रेड लाइन में कर दिया है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग ये भी शामिल आ जाएगा। और इसके बाद में हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है हमारा ये य, र, ल, व। ये जो मैंने रेड लाइट के अंदर कर दिया, रेड कलर के अंदर डाल दिया, ये सारा का सारा आता है हमारा अल्प प्राण। उसके बाद में जो हमारा होता है महाप्राण। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसको कहते हैं यहाँ पर महाप्राण। अब महाप्राण के अंदर क्या शामिल करते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। और साथ में उत्सम व्यंजन जो होता है उसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। देखिए महाप्राण में माय डिफरेंस प्रत्येक वर्ण का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये जो ग्रीन लाइन में मैंने डाल दिया वो, और उसके बाद में उत्सम व्यंजन ये वाला, ये सारे सारे इसके अंदर शामिल कर लेते हैं महाप्राण के अंदर। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। क्या करते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। तो वो है हमारे दो भेद होते हैं, एक होता है हमारा अघोष और एक होता है सघोष। सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं, कई बार कंफ्यूजन कर देता है ये। देखो घोष भी है और सघोष भी है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ घोष से युक्त है, घोष ही सघोष होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है अघोष। तो ये अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। अघोष, अघोष का मतलब क्या है, यहाँ पर जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अघोष, जिसमें कंपन नहीं होता। यानी स्वर तंत्रियां हैं उसके उच्चारण हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, तो वो होता है हमारा अघोष। तो इस अघोष के अंदर हम लोग कौन से वर्ण शामिल करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग जो है इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं अघोष के अंदर। अघोष में हमने शामिल किया पहला और दूसरा। ठीक है, सघोष का मतलब क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम लोग कहते हैं सघोष, या फिर इसको घोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से वर्ण शामिल करते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम शामिल करते हैं सघोष के अंदर। सघोष के अंदर अघोष में हमने शामिल किया था पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और तीनों के तीनों जो स हैं वो हमने शामिल किया अघोष के अंदर। और जो सघोष है, सघोष के अंदर क्या किया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमने शामिल किया। और इसके साथ में जो हमारा य, र, ल, व है वो भी इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। यानी सघोष के अंदर य, र, ल, व और जितने भी हमारे व्यंजन क्या बोलते हैं स्वर हैं वो भी इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं। यानी सघोष के अंदर सभी के सभी स्वर आ गए और य, र, ल, व आ गया, य, र, ल, व है आ गया। और उसके बाद में जो हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वो हमने वर्ग शामिल कर दिया। तो ये हो गए हमारे सघोष। उसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ण विनाश या फिर वर्ण विच्छेद। वर्ण विनाश या फिर हम लोग करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विनाश और वर्ण विच्छेद की बात करते हैं।
किसी शब्द में निहित स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करना किसी शब्द में निहित स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विनाश या फिर वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये जो माय डियर फ्रेंड्स जो वर्ण विच्छेद का पार्ट जो है यहाँ तक का जो वर्ण विच्छेद का पार्ट है, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो है आप लोग अपने आप जो है खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो है जितना आप लोग देख करके समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कौन सा होता है, क्योंकि कई बार क्या बहुत बार जो है प्रश्न जब आता है तो उच्चारण स्थान से ही रिलेटेड आता है। अब हमें पता है कै वर्ग है, वर्ण जो हमारे कै वर्ग है, च वर्ग है, टै वर्ग है, तै वर्ग है, पै वर्ग है, और उसके बाद में आता है ये हमारा अगला पार्ट, इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले इसको वर्ग को समझ लेते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए जो कै है, कै से क्या बनता है, कंठ बनता है। उच्चारण स्थान इसका किसका क्या हुआ, कंठ। तो कै वर्ग सारा किस में आ गया, हमारा कै वर्ग जो किस में आ गया, कंठ में आ गया। तो वर्ण का नाम इसका क्या हुआ, वर्ण का नाम हुआ हमारा कंठ है। ठीक है, उसके बाद में जैसे च वर्ग जो है, च वर्ग किसमें आता है, तालु में आता है। च वर्ग के अंदर यानी च बोला जाता है, छ बोला जाता है, जय बोला जाता है, अन्य बोला जाता है, ये वाला च वर्ग पूरा तालु के अंदर आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो च वर्ग से च निकालो और तालु निकालो, तो यहाँ पर बोलते हैं चालू बोलते हैं। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ चालू। कंठ से तो कै बन गया, कंठ कै वर्ग में आ गया। कै फोर जो कंठ उच्चारण स्थान है वो कै वर्ग आता है इसके अंदर, यानी कंठ में कै वर्ग ही आता है। ये तो कै वर्ग का पूरा पार्ट आ गया, जिसके अंदर हमने शामिल किया कै, ख, गै, गै, डै, ये तो कै वर्ग हुआ और कंठ में बोला जाता है। इसका वर्ण स्थान ये है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद में तालु जो है, तालु से हम लोग जो लू है, ये पहले बड़ा अक्षर जो है निकाल देते हैं। तालु जो है, उच्चारण स्थान तालु जो है, इसमें च वर्ग आता है। अब इसका मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, च और लू, चल्लू या फिर चालू, या इसका उल्टा भी कर लो। याद करने के लिए जो तालु है वो च वर्ग आता है। ठीक है, च वर्ग जितना भी है सारा च, छ, जय, अय है, ये हमारा च वर्ग आता है। और च वर्ग जो है हमारा तालु के अंदर बोला जाता है। च वर्ग पूरा किसमें बोला जाता है, तालु में बोला जाता है। इसी प्रकार से जो ये मुर्दा है, मुर्दा को मैं बोलता हूँ टै, मुर्दा टमाटर, मतलब गला सड़ा जो है टमाटर होता है, मुर्दा टमाटर होता है। तो टै वर्ग जितना भी है, टै वर्ग यानी टै, ठै, डै, डै, नै, ये जो टै वर्ग है ये आता है हमारा मुर्दा के अंदर, यानी उच्चारण स्थान हुआ हमारा मुर्दा। मैं इसको बोलता हूँ मुर्दा टमाटर। ठीक है, उसके बाद में आता है तै। तो दंत जो है, तो दंत में से मैं तय निकाल देता हूँ, लास्ट में तय निकाल देता हूँ, तो दंत। तो लास्ट की तरफ देखता हूँ तय, तो इसके अंदर पूरा का पूरा तय वर्ग आता है, यानी तय, थ, दै, नै। ठीक है, दंत में हमने तय निकाल दिया, तय वर्ग आ गया। और उसके बाद में कंठ में हमने कै देख लिया, कै वर्ग आ गया। और मुर्दा टमाटर कर दिया और चालू कर दिया, चालू में आ जाए च वर्ग। चालू वर्ग करेंगे तो लू आएगा, ये होता है तालु, यानी च वर्ग जो होता है तालु के अंदर आता है। और उसके बाद आता है ओष्ठ वर्ग जो है, उच्चारण स्थान जो ओष्ठ है, उसमें आता है हमारा पै वर्ग। तो इसको मैं याद रखने के लिए क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि होठ पे मारूंगा, तेरे को देख ले, ओष्ठ जो है, ओष्ठ जो है, ओष्ठ में सारा पै वर्ग आता है। तो ये तो हुआ हमारा पहली ट्रिक की कंठ में तो कै आता है, कै वर्ग आता है। और तालु में चालू यानी च वर्ग आता है, तालु यानी च से शुरू होता है, वो चालू वर्ग आता है। ठीक है, च वर्ग आता है। उसके बाद में मुर्दा टमाटर हो जाता है, मुर्दा टमाटर। दंत में से तय निकल जाता है, तय वर्ग आ जाता है। और ओष्ठ जो है, होठ पे मार दूंगा मैं तेरे को, होठ यानी कि होठ जो है, ओष्ठ जो है, होस्ट पर यानी पै की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, होस्ट पर यानी पै वर्ग से समझ हो जाता है, यानी कि पै वर्ग में आ जाता है पै, फै, भै, बै, मै। तो ये आ जाता है हमारा कंठ में क्या आ जाता है। ठीक है, तालु में च आ जाता है, मुर्दा में टमाटर आ जाता है, और दंत में तय आ जाता है, और ओष्ठ पे जो है पै आ जाता है, ओष्ठ पे तो पै ही आ जाता है। उसके बाद में इस ट्रिक के साथ साथ जो है कुछ अन्य वर्ण भी शामिल हैं इसके अंदर। तो वो वर्ण क्या हैं, देखिए मैंने ये येलो में इसको कवर कर दिया।